स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तिब्बत द रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजन्स में से एक, जो जाना जाता है एंडलेस पॉशलैंड्स, वास्ट फॉरेस्ट एरियाज, लेक्स, स्नो कैप्ड माउंटेन्स रेंजेस के लिए। साथ ही दुनिया के कई ग्रेट रिवर्स का ओरिजिन भी यही है, जैसे ब्रह्मपुत्र, इंडस, मेकोंग, येलो यांगसेस एटसेट्रा। करीब 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ तिब्बत इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, तुर्किस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस तरह से तिब्बत न केवल सेंट्रल एशिया का बल्कि दुनिया के मोस्ट स्ट्रेटेजिक पोजीशंस में से एक है। अभी तिब्बत को अलग या सॉवरेन कंट्री के तौर पर रिकॉग्निशन नहीं मिली है। तिब्बत को चाइना का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब तिब्बत सॉवरेन कंट्री हुआ करता था, नेबर कंट्रीज के साथ उनके रिलेशंस थे, और एक आज का तिब्बत है जिस पर चाइना अपना दावा करता है। जबकि तिब्बत के लीडर्स और वहां के लोग अपनी मदरलैंड से बाहर एग्जाइल लाइफ बिता रहे हैं। एग्जाइल लाइफ बिता रहे ये लोग हर साल 2 सितंबर को फाउंडिंग डे ऑफ तिब्बतन डेमोक्रेसी के तौर पर मनाते हैं। इस साल भी मनाया। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज इसी टॉपिक पर बात कर ली जाए। सवाल ये है कि क्या तिब्बत फिर से सॉवरेन कंट्री बन सकता है? वेलकम टू स्टडी IQ। आप देख रहे हैं जियो पल्स। आपके साथ मैं हूं शिवानी, और आज के एपिसोड में बात होगी तिब्बत की। क्या है तिब्बत का इतिहास? कैसे इस पर चाइना ने कब्जा किया? क्या है फ्री तिब्बत मूवमेंट? और क्या तिब्बत फिर से सॉवरेनिटी हासिल कर सकता है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज के एपिसोड में। लेकिन पूरा विवाद समझने के लिए चलना होगा थोड़ा पीछे। 8th सेंचुरी तक तिब्बत बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ चुका था। 822 AD में चाइना और तिब्बत के बीच बॉर्डर डिटरमाइन हुआ। अगले 400 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला। 1244 में मंगोल्स ने तिब्बत पर अटैक कर दिया और कब्जा कर लिया। इसी वक्त दलाई लामा का टाइटल अस्तित्व में आया, जो तिब्बत का सर्वोच्च रिलीजियस लीडर होता है। दलाई मीन्स ओशियर ऑफ ग्रेट, लामा मीन्स गुरु। 14th सेंचुरी में तिब्बत मंगोल्स से आजाद हुआ। 17th सेंचुरी में दलाई लामा हेड ऑफ स्टेट बने। 18th और 19th सेंचुरी में कई बार चाइना के मैंचू किंगडम ने तिब्बत पर कब्जे की कोशिश की, अभी आर्म्ड फोर्सेस के जरिए, तो कभी तिब्बत के गवर्नेंस में बदलाव करने के लिए इंटरनल स्टेट अफेयर्स में इंटरफेयर करके। लेकिन तिब्बत ने कभी अपनी सॉवरेनिटी नहीं खोई। 19th सेंचुरी के आखिर तक चाइना ने ब्रिटिशर्स को इस बात के लिए राजी कर लिया कि तिब्बत पर उनका शासन है। 1876 में ब्रिटेन और चाइना के बीच सीनो ब्रिटिश शेफो कन्वेंशन हुआ। इस कन्वेंशन ने ब्रिटेन को तिब्बत में मिशन ऑफ एक्सप्लोरेशन भेजने का राइट दिया, लेकिन तिब्बत ने इसे मानने से इनकार कर दिया। कहा कि वे चाइना के अधिकार को नहीं मानते। इसी तरह 1886 में पेकिंग कन्वेंशन और 1890 के कैलकाटा कन्वेंशन को भी तिब्बत ने रिजेक्ट कर दिया। तिब्बतन्स ने ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी रिलेशन रखने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो चाइना के साथ डायरेक्टली डील कर रहे थे। इधर तिब्बत में रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। इसी बीच ब्रिटेन ने तिब्बत पर अटैक कर दिया। सितंबर 1904 में तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच लासा में एक ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी के जरिए ब्रिटेन ने तिब्बत में ट्रेड करने, 75 लाख रुपए पर एनम इंडेमनिटी और फॉरेन अफेयर्स पर कंट्रोल के राइट्स हासिल किए। इसके 2 साल बाद अप्रैल 1906 में चाइना और ब्रिटेन के बीच एक ट्रीटी हुई, जिसमें लासा ट्रीटी को रेटिफाई किया गया। इस ट्रीटी ने तिब्बत पर चाइना के सॉवरेनिटी को पहली बार रिकॉग्निशन दी, और इसी ने चाइना को फोर्सफुली तिब्बत पर कब्जे के लिए प्रोत्साहित भी किया। 1914 में शिमला में तिब्बत, चाइना और ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई और बॉर्डर लाइन तय की गई, जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। 1911-12 में चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ। तिब्बत लोगों ने चाइनीज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लासा में मौजूद सोल्जर्स को खदेड़ दिया, और अगले करीब 40 सालों के लिए तिब्बत आजाद रहा। उधर चाइना में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी और चियांग काई शेक की कोमितांग पार्टी के बीच सिविल वॉर चल रहा था। 1949 में माओ मेनलैंड चाइना पर कब्जा करने में सक्सेसफुल रहा। कोमितांग पार्टी अब केवल फार्मोसा आइलैंड, जो अब का ताइवान है, वहां तक सिमट कर रह गई। 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। माओ इसके चेयरपर्सन बने।
चेयरपर्सन बनने के बाद माओ ने बॉर्डर्स पर ध्यान देना शुरू किया। 1913 में 13th दलाई लामा ने चाइनीज आर्मी को तिब्बत से खदेड़ दिया और तिब्बत को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया। अक्टूबर 1950 में चाइना ने अपनी आर्मी तिब्बत में उतार दी। 7 अक्टूबर 1950 को हजारों की संख्या में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स तिब्बत में घुस आए। कुछ ही दिनों में तिब्बत ने सरेंडर कर दिया। नवंबर 1950 में 14th दलाई लामा तिब्बत की गवर्नमेंट के हेड ऑफ द स्टेट बने। तब दलाई लामा की एज सिर्फ 15 इयर्स ही थी। इधर पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने तिब्बत में तबाही मचा रखी थी। जहां भी चाइना के खिलाफ कोई आवाज उठती, कुचल दी जाती। 8 महीने बाद 23 मई 1951 में बीजिंग में तिब्बतन लीडर्स और कम्युनिस्ट पार्टी ने 17th पॉइंट एग्रीमेंट पर साइन किया। इस एग्रीमेंट पर दलाई लामा के साइन के साथ ही तिब्बत ऑफिशियली चाइना का पार्ट बन गया। इस दिन तिब्बत ने अपनी आजादी ऑफिशियली खो दी थी। तिब्बत के लोग इस दिन को शोक के तौर पर मनाते हैं। हालांकि इस एग्रीमेंट पर काफी विवाद भी है, क्योंकि दलाई लामा की एज उस वक्त केवल 15 इयर्स ही थी और बाद में दलाई लामा ने कहा कि एग्रीमेंट के सभी पॉइंट्स चाइना ने पहले से तय कर रखे थे। तिब्बतन लीडर्स को तो बोलने ही नहीं दिया गया। दलाई लामा ने इस एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि यह जबरन प्रेशर बनाकर किया गया। इधर चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कब्जा तिब्बत पर हो चुका था, जिसके खिलाफ लोगों में बेहद गुस्सा था। लोग पीएलए का विरोध करते, बदले में पीएलए लोगों को टॉर्चर करती। दलाई लामा इससे बहुत दुखी हो चुके थे। 1954 में दलाई लामा अपने साथियों के साथ बीजिंग गए, चेयरपर्सन माओ से मिलने के लिए। बीजिंग में दलाई लामा माओ के अलावा प्रीमियर झाओ एन लाई और सुप्रीम लीडर डेंग जियाओपिंग से भी मिले। दलाई लामा ने माओ से कहा कि तिब्बत चीन के अंदर रहने को तैयार है, बस चाइना 17 पॉइंट एग्रीमेंट को निभाए और तिब्बत के कल्चर को हार्म ना करे। लेकिन माओ ने इसे अनसुना कर दिया। दलाई लामा के बीजिंग विजिट का कोई भी बेहतर रिजल्ट नहीं आया। 5 साल बीत गए। तिब्बत के लोगों और पीएलए के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। इसमें हजारों लोगों की जानें भी गईं। बावजूद इसके अपनी पावरफुल आर्मी की बदौलत चाइना तिब्बतर्स को दबाने में कामयाब रहा। मार्च 1959 में लासा में चाइनीज पीएलए के कैंप में एक प्रोग्राम था। इसमें पीएलए ने दलाई लामा को भी इनवाइट किया, लेकिन एक शर्त थी कि दलाई लामा अकेले ही आएंगे। लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। उन्होंने दलाई लामा के पैलेस को घेर लिया और उन्हें अकेले जाने से मना करने लगे। लोगों को आशंका थी कि दलाई लामा की हत्या की जा सकती है, जिसका मतलब होता है तिब्बत की लीडरशिप खत्म हो जाती। दलाई लामा ने लोगों की बात मान भी ली, वो नहीं गए। अगले दिन से हिंसक विद्रोह शुरू हो गया। 10 मार्च 1959 को चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कब्जे के करीब 1 दशक बाद तिब्बतन्स चाइना के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। लासा के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के बाद पूरे तिब्बत में ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। तब से 10 मार्च को हर साल तिब्बतन अपराइजिंग डे के तौर पर याद किया जाता है। इधर 15 मार्च को पीपल्स लिबरेशन आर्मी दलाई लामा के पैलेस तक पहुंच गई। दलाई लामा के वेल विशर्स ने उन्हें तिब्बत छोड़ने की सलाह दी। 17 मार्च 1959 की रात को दलाई लामा ने महल छोड़ दिया और बाहर निकल गए। 15 दिनों तक पैदल चलने के बाद 31 मार्च को वो भारत पहुंच गए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में भारत ने दलाई लामा को शरण दी। चाइना ने इसका बहुत विरोध किया। तब से लेकर अब तक दलाई लामा भारत में ही एग्जाइल लाइफ जी रहे हैं और चाइना 1959 से लेकर अब तक इस बात पर आपत्ति जताता रहा है। बाद में हजारों की संख्या में तिब्बतन्स सिविलियन भी भारत आए, दुनिया के अलग अलग देशों में भी गए। एग्जाइल लाइफ जी रहे तिब्बतन्स तिब्बत की आजादी की मांग को भूले नहीं हैं। वक्त वक्त पर फ्री तिब्बत मूवमेंट जोर पकड़ता रहता है। 19 के डिकेड में ये एक पॉपुलर कल्चरल फिनोमिनन बन गया। अमेरिका, यूरोप और सेवरल एशियन कंट्रीज में तिब्बतन फ्रीडम कॉन्सर्ट आयोजित किए जाने लगे। सड़कों पर लोग फ्री तिब्बत की डिमांड वाले टी-शर्ट्स पहनकर घूम रहे थे। 1987-89 के बीच फ्री तिब्बत की मांग को लेकर खूब सारे प्रोटेस्ट भी हुए, जिन्हें चाइना ने वायलेंटली दबा दिया। 2008 में प्रोटेस्ट ने एक बार फिर से जोर पकड़ा, जब लासा में सैकड़ों प्रोटेस्टर तिब्बत अपराइजिंग की 49th एनिवर्सरी मनाने के लिए इकट्ठा हुए। चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेज और प्रोटेस्टर्स के बीच बेहद झड़प हुई, जो वायलेंट हो गई। इस प्रोटेस्ट में करीब 100 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि चाइनीज साइड की ओर से केवल 22 डेथ ही क्लेम किए जाते हैं। इसी साल बीजिंग में ओलंपिक भी हुआ,
जिस दौरान तिब्बतन्स ने आजादी की मांग के साथ खूब प्रोटेस्ट किया। चाइना ने इस तरह की डिमांड करने वाले सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया। इसके अलावा चाइना से फ्रीडम के लिए तिब्बतन्स सेल्फ इम्युलेशन प्रोटेस्ट भी करते हैं। 2009 से तिब्बतन्स इसे चाइना के खिलाफ अपने प्रोटेस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बुद्धिस्ट प्रैक्टिस में तिब्बतन्स खुद को आग के हवाले कर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते हैं। 2012 में ये अपने पीक पर था जब 80 से ज्यादा सेल्फ इम्युलेशन हुए। हालांकि इसके बाद से इसमें कमी आई। तिब्बत की आजादी के लिए खुद को आग लगाने वाले ज्यादातर लोगों में प्रोटेस्टर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए नहीं थे। इसमें टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी शामिल रहे हैं। 2009 से अब तक करीब 150 लोग चाइना से आजादी की मांग को लेकर खुद को आग के हवाले कर चुके हैं और ये प्रदर्शन दुनिया के अलग अलग देशों में होता रहा। दुनिया भर में फैले तिब्बतन रिफ्यूजीज की संख्या करीब 1.5 लाख से ज्यादा है। इनकी अपनी गवर्नमेंट भी है जिसे सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2 सितंबर 1960 से। इसीलिए 2 सितंबर को तिब्बतन कम्युनिटी के लोग मैंगस्टो डशन के तौर पर मनाते हैं। मैंगस्टो मीन्स डेमोक्रेसी एंड डशन मीन्स ओकेजन। एक्साइल लाइफ जी रहे तिब्बतन्स की गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। हालांकि करीब 6 डिकेड्स के बाद भी सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन को किसी कंट्री ने रिकॉग्निशन नहीं दी है। 2 सितंबर 1960 को तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल ने बौद्ध धर्म के पवित्र शहर बोध गया में शपथ ली थी। 1963 में दलाई लामा ने आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड यूनिवर्सल वैल्यूज के बेस पर तिब्बतन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। 1975 से 2 सितंबर को फाउंडिंग डे ऑफ तिब्बतन डेमोक्रेसी के तौर पर मनाया जाना शुरू हुआ। तब से ऐसा ही हो रहा है। 2011 में दलाई लामा ने अपने सभी पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव पावर शिंक्योंग को सौंप दिए, जिसे सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेसिडेंट माना जाता है। प्रेसिडेंट का टर्म 5 इयर्स का होता है, जिसे डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। हालांकि 6 डिकेड्स बीत जाने के बाद भी अब तक सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी कंट्री ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। कोई भी कंट्री तिब्बत को कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करती, क्योंकि तिब्बत के पास सॉवरेनिटी नहीं है। कंट्री के तौर पर रिकॉग्निशन के लिए 4 चीजें बेहद जरूरी होती हैं: लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। तिब्बत के पास लैंड, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट तो है, जरूरत है तो सिर्फ सॉवरेनिटी की। इसके लिए जरूरी है कि वो देश सामने आए जिन्हें चाइना चैलेंज करता रहता है, लगातार कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता रहता है जिससे उन कंट्रीज की सॉवरेनिटी पर सवाल उठते हैं। और ऐसा वो 1 या 2 देशों के साथ नहीं करता। एक लंबी लिस्ट है उन देशों की जिन्हें चाइना लगातार चैलेंज करता रहता है। जैसे एक एग्जांपल इंडिया का ही है। चाइना दोनों देशों के बॉर्डर के तौर पर मैकमोहन लाइन को मानता ही नहीं है। इंडियन स्टेट अरुणाचल पर हमेशा अपना क्लेम करता रहता है। अरुणाचल के रेजिडेंट्स को चाइना आने के लिए स्टेपल वीजा इशू करता है, लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वायलेट करता रहता है। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के संगठनों की मदद करता है। इंडिया के अलावा भूटान और लाओस के कई इलाकों पर भी चाइना क्लेम करता है। साउथ चाइना सी में फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और जापान के साथ झगड़ा चल रहा है, जब तक माहौल गर्म हो जाता है। ताइवान को चाइना अपना पार्ट बताता है, जबकि ताइवान को खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर क्लेम करता है। अपनी नेबर कंट्रीज के अलावा भी चाइना दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज की सॉवरेनिटी को चैलेंज करता रहता है। अमेरिका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब चाइना के खिलाफ वक्त वक्त पर एकजुट होते रहे हैं। लेकिन एकजुटता का असली रिजल्ट तभी मिल सकता है जब ये कंट्रीज चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानने से इनकार कर दें और उन स्ट्रगल्स का साथ दे जो चाइना के अंदर चल रहे हैं, फिर चाहे वो ताइवान हो या फिर तिब्बत। दोनों को ही ज्यादातर कंट्रीज कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करती, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी को मानती हैं। लेकिन दोनों ही रीजन्स के लीडर्स हैं। ताइवान में गवर्नमेंट बनती है और तिब्बत में CTA प्रेसिडेंट है। इसके अलावा दलाई लामा को तिब्बतन्स अपना सर्वोच्च नेता मानते हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले अलग अलग प्रोग्राम समिट में दलाई लामा को तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इनवाइट किया जाए, उन्हें बोलने दिया जाए, तो तिब्बत की सॉवरेनिटी डिमांड और मजबूत होगी। जिस तरह से चाइना दूसरे देशों के विवादित रीजन्स को अलग से रिकॉग्नाइज करता है, उसी तरीके से चाइना के साथ भी होना चाहिए और तिब्बत को और तिब्बत के लोगों को अलग से रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तिब्बत की गवर्नमेंट को इंटरनेशनल फोरम्स में रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। मैप्स पर तिब्बत को अलग से मेंशन करना चाहिए और जब भी जरूरत पड़े
तिब्बत और तिब्बतन्स के साथ हर तरह की मदद के साथ खड़े होने की जरूरत है, जैसे अमेरिका ताइवान के लिए खड़ा होता है। बात चाहे एथनिसिटी की हो या फिर कल्चर की। तिब्बत मेनलैंड चाइना से बिल्कुल अलग है और ये ज्योग्राफिकली बिल्कुल क्लियर दिखाई भी देता है। इसीलिए ग्लोबल लीडर्स को वन चाइना पॉलिसी पर सोचना चाहिए और चाइना के साथ बिल्कुल उसी तरह से डील करना चाहिए जैसे वो दूसरे देशों के साथ करता रहा है। तिब्बत के लीडर्स को, स्टूडेंट्स को, एक्टिविस्ट को बोलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच देने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि वहां से आने वाली आवाजों को सुना जा सके। चाइना की तमाम आपत्तियों को दरकिनार करते हुए, क्योंकि अगर चाइना को उसी की लैंग्वेज में जवाब देना है तो सबसे पहले विवादित रीजन्स को विवादित मानना जरूरी है, न कि चाइना का इंटरनल पार्ट। आज के जियोपल्स में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।